जैसा कि आप जानते हैं, हेरिटेज टाइम्स की हमेशा से ये कोशिश होती है कि आपके सामने जंगे आज़ादी से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी सामने लाई जा सके। इस दरमियान हमारी ये बड़ी कोशिश होती है कि हम उन लोगों से बात कर सकें जो उस दौर के थे और अभी जिंदा हैं। अब बात जंगे आज़ादी की हो और उसमें नाम आज़ाद हिंद फौज का ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भारत में आज़ाद हिंद फौज से जुड़े कुछ ही लोग बचे हैं, जिनमें से एक थे डॉक्टर बी.एन. पांडे, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण पांडे, जो कि बिहार के दरभंगा जिले के कमतौल के रहने वाले थे। इन पर भारतीय डाक विभाग ने 31 जनवरी 2022 को डाक टिकट भी जारी किया है। और सबसे मज़ेदार कहानी यह है कि एक बार एक घटना घटती है जिसकी वजह से खुद नेताजी बोस इन्हें मेडल देकर सम्मानित करते हैं। डॉक्टर बी.एन. पांडे अब नहीं रहे। डॉक्टर बी.एन. पांडे से हमारी बातचीत उनके इंतकाल होने से कुछ दिन पहले हुई थी। उसमें से पेश है वो बातचीत जो आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी है। तो पेश है आपकी खिदमत में आज़ाद हिंद फौज की कहानी, उसी के सिपाही बी.एन. पांडे की जुबान। 1943 में हम आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए। बर्मा में तोलमीन जगह था, वहाँ पर वही प्रशिक्षण जो ब्रिटिश आर्मी से जो लोग आते थे बगावत करके, उन लोगों के द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन चूँकि तुरंत युद्ध करना था तो वहाँ भी बॉर्डर पर भी हम लोगों को जाना पड़ता था। वो तो नया रंग रूट को जाना ही पड़ता है, सभी जगह ऐसा नियम ही है बना हुआ है। एक बार रानी झांसी रेजिमेंट का सलामी था, नेताजी को आना था, तो हम तो नए रंग रूट थे, नेताजी को उतना पोशाक में पहचान नहीं पाए जिस समय वो आए। और रजिस्टर में लिखा हुआ था जो 9:30 पर आना था नेताजी को, लेकिन वो 9:36 पर आए। तो डर के मारे हम 9:36 पर कैसे हम किन्हीं को छोड़े, उनको हम रोक दिया। तो फिर कुछ देर में आया पीछे से खबर, जो ये क्या किया, ऐसा क्यों किया। तो हम रजिस्टर की ओर इशारा करते हुए कह देखिए उसमें 9:30 पर लिखा हुआ था, 9:36 अभी हो रहा है। 3 घड़ी से हम अपने घड़ी, मेरे पास भी घड़ी थी, दीवार घड़ी वहाँ पर थी, वो दोनों तीनों से हम कहे जो देखिए सभी में 9:36 हो रहा है। फिर नेताजी गए, सलामी जब ख़त्म हुआ उसके बाद बुलाए, जो रंग रूट हमको वहाँ रोका था उसको बुला के लाओ। इतना भयभीत हो गए जो लगा क्या सज़ा मिलेगी आज क्या नहीं। डरते डरते थर करते हुए ही से गए तो कहे आओ चले आओ। गए तो नेताजी मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं, जिस देश का ऐसा अनुशासित सिपाही होगा उस देश की पराजय कभी नहीं होगी, और जय हिंद का के मेरे नाम का मेडल का घोषणा किए। तो एक तो वो कहानी है। आईएनए में रहते हुए बी.एन. पांडे जी के पैरों में एक बार गोली भी लग गई थी जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और कई घटनाएं हुई थी। एक बार गोली भी लगी थी, एक घर में 5-6 ब्रिटिश आर्मी रुका हुआ था, कुछ 3-4 वो कैप्चर करके उस परिवार को रुका हुआ था। गांव का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो हरिराम जी थे हमारे साथ, तो हम उनसे पूछे जो क्या हम करें, इसको यहाँ हम लोगों को फायर करना चाहिए, तो फायर करेंगे तो इंडियन आर्मी भी मरेगा, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो कहा देखो देश बचाने के लिए अगर 2-4 हमारे अपने भी मर जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, फायर करो। और शायद उन लोगों के पास में गोली ख़त्म हो गया था, असला उन लोगों के पास में जो था वो ख़त्म हो गया था, बारूद वगैरह। तो हम लोग मारे तो उसमें से 2 मरा और 4 को अरेस्ट किए। अरेस्ट करके फिर वो ले गए कैंप में। एक बार हमको गोली लगी वहाँ तामू में, तामू बर्मा में पड़ता है, बर्मा के आसपास। तो गोली लगी तो हम थे, मेरे साथ के.जी.पी. टोप्पो और 3-4 लोग और था। जंगल में गए और नेताजी का आदेश था जो जंगल में जो कहीं भटक जाए कोई
तो पीला फल नहीं खाए, क्योंकि यहाँ का पीला फल जहरीला होता है। अब पाँव में गोली लगी हुई, हाथ पर कभी लेट के चलना, कभी किसी तरह घसोट के पाँव चलना, ये यहाँ लगी हुई थी गोली। फिर वो जंगल में प्यास लगी और भूख भी लगी हुई थी, तीसरा दिन था गोली लगी हुई, तो वो कहीं से सांप पकड़ के बूंद बांध के लाया और वो खिला दिया। पता नहीं, हमको तो नहीं कहा जो सांप है कि क्या है, और कहीं से तौलिया भिगो के पानी लाया, तो वो खिला के पानी पिलाया, तो बेस कैंप पर पहुँचे। बेस कैंप पर जाने के बाद में फिर वहाँ से नेताजी का आदेश था उस समय 17 अगस्त 1945 नेताजी चले गए अज्ञात दिशा की ओर, और हम लोगों का आदेश था जो INA के लोग सरेंडर कर दिए। तो बेस कैंप पर जाके सरेंडर किए। वहाँ से फिर हम लोगों को नासिक जेल में भेज दिया। 6 महीना के बाद वहाँ से जेल से फुर्सत मिली, तो आए घर। फिर दोबारा शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में अपना शुरू किए। रचनात्मक हम कुछ न कुछ करते रहे, व्यस्त रहे, पूरे लाइफ भर व्यस्त, अभी तक व्यस्त चल रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के पीछे एक बड़ी कहानी है जो कि उनके पिताजी से जुड़ती है। हमारा जन्म वैसे गोल्डी चंपा में हुआ, पौड़ी गढ़वाल में गोल्डी चंपा जगह है, वहीं हमारे फादर रहते थे, तो जन्म वहाँ हुआ। लेकिन पैतृक घर मेरा था कमतौल, दरभंगा में। तो वहाँ फादर का कारोबार था अपना, कुछ घी वगैरह का कारोबार, कुछ लकड़ी का कारोबार, कुछ ठेकेदारी वगैरह, ये सब का कारोबार था। लेकिन शिक्षा दीक्षा वहाँ से कम। फिर जाके दरभंगा नेशनल स्कूल से पढ़े, वहाँ से 9वीं पास किए। हम INA में गए थे तब, तो उस समय तक 9वीं पास करके गए हुए थे। हमारे यहाँ के एक मिश्र जी थे, ब्रिटिश आर्मी से आए हुए थे आज़ाद हिंद फौज में। तो उनसे हम कहे अपनी बात, जो हमारे फादर को मारा, किस प्रकार से अंग्रेज को भगाया जाए। तो वो लोग तुरंत आए थे कुछ दिन पहले, तो कहे जो INA में भर्ती हो जाओ और हम लोग बंदूक से लड़ेंगे अंग्रेज से। वैसे वो सुनने का नहीं, गांधी के कहने से जो एक थप्पड़ मारिए तो मुंह दूसरा गाल सामने कर दीजिए, ऐसे अंग्रेज जाने वाला नहीं है। जोश खूब भरे, और कई युवाओं में वहाँ तो लड़कियाँ भी थी, लड़कियाँ और लड़के साथ साथ युद्ध करते थे। कोई भी भ्रष्टाचार जरा भी नहीं था, एक दूसरे के प्रति भाई बहन वाला व्यवहार रहा। यह एक ताज्जुब था, इस युग का एक बहुत बड़ा ताज्जुब था। उतना कहाँ से रकम आता था, पैसा। नेताजी भी एक जादूगर थे जो जादू पर सब कुछ संग्रह कर लेते थे। कितना सोना चांदी दुनिया भर का, कोई लड़का ले जाइए, लड़की भर्ती कर दीजिए, सब खुशामद करता था वहाँ पर नेताजी के नज़दीक। सब कोई चाहता था जो हमारा एक लड़का एक लड़की जरूर हो आज़ाद हिंद फौज में, और अपना गहना निकाल निकाल के पैसा जितना संभव होता था सब कुछ देता था। इतना जात वात तो जानता ही नहीं था इसमें, ये कौन जात है, हम कौन जात है, मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, ये सब कोई भावना नहीं थी उसमें फौज में। पिताजी पहले थे कांग्रेसी माइंडेड, कांग्रेस के राजेंद्र बाबू वगैरह को सब खादी वादी का कारोबार करने के लिए आते थे, तो उन लोगों के साथ भी कभी रहे। कांग्रेस विचार के थे प्रभावित, लेकिन उनको लगा जो इस अहिंसक ढंग से आज़ादी मिलेगी नहीं। और जो वर्कर था, जो लड़ना चाहता था सरकार के खिलाफ, तो उसके वो व्यवस्था चाहिए था, कुछ खाना पीना जाना आना का सारा व्यवस्था चाहिए था। तो ऐसा कोई संगठन था नहीं जो सबको पैसा दे। तो उसके लिए धन संग्रह करने के लिए वो गरम दल में गए, और विभिन्न प्रकार से चौरा चौरी कांड हुआ, या इस प्रकार से कई कांड करके लूट खसोट भी करते थे। अंग्रेज का प्रॉपर्टी, किसी आदमी का व्यक्ति का प्रॉपर्टी नहीं। कभी ट्रेन लूटना, कभी पोस्ट ऑफिस लूटना, कभी ये सब करना, इस सब में वो सक्रिय थे हमेशा। आज हमें जो लगता है कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये जो आज़ादी के दीवाने थे, उनकी कीमत या उनका सम्मान आज़ादी के तुरंत बाद वैसा ही था जैसा आज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मेरा सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ कि आप बचपन में जब अपने गांव में रहे हो, तो आम लोग जिनको उतनी जानकारी न वो कहे हो आपको कि आपके पिताजी डकैत थे? वो कहा तो क्या जुर्म किया। हम लोगों को आज़ादी मिलने के बाद में कांग्रेस सरकार कहता था जो ये लोग उग्रवादी आतंकवादी था।
पेंशन नहीं मिलता था हम लोगों को। 72 से शुरू किया वो पेंशन देना स्वतंत्रता सेनानी को, हम लोगों को नहीं मिलता था। फिर हम लोग केस लड़े, 1984 में जाके ऑर्डर हुआ, तब स्वतंत्रता सेनानी को घोषित किया गया।